Dear students, hope you are doing well. I'm your course instructor, lecturer Shikarik from Government Associate College. तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है। रिकमेंडेड बुक हमारी वही है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नेम है इमेज फॉर्मेशन, मीन कैसे इमेजेस बनती हैं लाइट एंड ऑप्टिक्स में। आप लोग बेसिकली स्टडी यही करना चाह रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने लाइट की प्रॉपर्टीज को, उसकी डिस्कवरीज को और उससे क्या क्या मतलब कैसे मेजरमेंट उसकी डिस्कस की है। इस वाले टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने लगे हैं कि हम इमेज कैसे बना सकते हैं। बेसिकली ऑप्टिक्स बसारत से रिलेटेड ये चीज़ है कि हम लोग लाइट को यूज़ करते हुए इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल से इमेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि बाद में फॉर्मेशन बना हमारे कैमरास वगैरह का। इसके अलावा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, इन सारी चीज़ों को बाद में डिस्कवर किया गया। पहले क्या चीज़ें डिस्कस की कि कौन से ऐसे मटेरियल थे जो कि इमेज फॉर्मेशन में इंक्लूड हो सकते हैं और इमेज बना सकते हैं। तो यही है कि सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय फ्लैट मिरर्स ही है। तो वो बेटा सबसे पहले तो फ्लैट मिरर्स आपने घर में देखे होंगे। फ्लैट मिरर बनाने का तरीका क्या है कि ग्लास, सिंपल ग्लास के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है। आपने अपने घरों में मिरर देखे होंगे जिन पे आपने देखा होगा कि उसकी बैक साइड पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है ग्लास के ऊपर, और उससे आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। आप अपना चेहरा देख सकते हैं उसके थ्रू, और ये चीजें हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपको कुछ चीज़ें उसके बारे में समझनी है कि उसमें कैसे बनती है लाइट रेज की रिफ्लेक्शन की। इसका मॉडल कौन सा, वेव अंडर रिफ्लेक्शन एनालिसिस मॉडल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो इमेज बनती है। पहले अब हम कंसिडर करेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया है। ये आपका ग्लास मिरर है जो कि आपके घरों में भी आमतौर पर इसे फ्लैट मिरर कहते हैं क्योंकि ये इसकी शेप की वजह से। अगर हम एक ऑब्जेक्ट ओ इससे डिस्टेंस पी पर, पी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, फ्रॉम द मिरर प्लेस करते हैं तो क्या उससे लाइट रेज इमिट होती हैं या लाइट रेज उससे पास आउट होने के बाद किधर जाती है, मिरर पे रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपकी आंख में आती हैं। बेसिकली क्या होता है, लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज होती हैं, लेकिन ऐसा अपेयर हो रहा होता है कि ये लाइट रेज जो क्या है इमेज के अंदर किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, डाइवर्ज होके किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, जो हमारा मिरर के अंदर बनता है। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आप हैं और मिरर के अंदर एक आपके जैसी ही तस्वीर शो हो रही है जिसको हम इमेज कहेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, पी होगा, और उसको क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस को क्यू। फ्लैट मिरर के केस में बराबर होगा पी और क्यू। ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा उसे ओ कहेंगे, जो इमेज बनेगी उसे आई कहेंगे, और जो कि ऑब्जर्वर को नजर आएगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द फ्लैट मिरर। इसमें यहाँ पे स्टार्ट में वही चीजें डिस्कस की गई हैं कि जो डिस्टेंस पी है वो फ्रंट इन द फ्रंट ऑफ फ्लैट मिरर्स वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। डाइवर्जिंग रेज जो होंगी वो लीव करेंगी सोर्स से और रिफ्लेक्ट होंगी मिरर से। रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा वो रिफ्लेक्शन के बाद भी जो रेज है वो डाइवर्ज ही होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर हम उन डैश लाइंस को एक्सटेंड करें इन द बैक ऑफ द मिरर तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगी, जिस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, आई कहेंगे। जो आई क्या है, वो बिहाइंड द मिरर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस मिरर से क्यू है, उसे इमेज डिस्टेंस कहा जाएगा। और ठीक है, जहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है विजुअल इमेज। एक रियल इमेज वो है जो अगर ये लाइंस डायरेक्टली कहीं मैच हो जाती खुद ब खुद तो हम कहते हैं इमेज जो है वो मतलब एक एक्चुअल लाइट रेज जो है ना वो कन्वर्ज हो जाती है किसी एक पॉइंट पर जाके मिल जाती, तो हम कहते हैं रियल इमेज बने। लेकिन इस केस में, फ्लैट मिरर के केस में, हमने खुद उन रेज को एक्सटेंड किया है और एक पॉइंट बनाया है जहाँ पे दिखाया है, सिर्फ अपेयर हो रहा है कि लाइट रेज यहाँ से आ रही थी, तो ऐसी इमेज को कहेंगे विजुअल इमेज। देखिए उन्होंने थोड़ी सी छोटी सी आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली स्टार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन ही है और छोटा सा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा कि फ्लैट मिरर से इमेज कैसे बनती है। इमेज फॉर्मेशन बाय फ्लैट मिरर्स आप डिस्क्राइब करें। शॉर्ट में आप सिर्फ इतना ही डिस्क्राइब करेंगे कि फ्लैट मिरर पहले तो होता क्या है कि उसकी एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, ऑब्जेक्ट ओ को प्लेस करेंगे डिस्टेंस पी पे, तो फिर क्या होंगी, रेज उससे डाइवर्ज हो रही होंगी जो रिफ्लेक्शन के बाद मजीद डाइवर्ज होंगी। लेकिन इन डाइवर्जिंग रेज को अगर हम
एक्सटेंड करें इन द बैक ऑफ द मिरर तो ये एक पॉइंट आई पर से इमर्ज होती हुई फील होंगी, अपेयर होती हुई फील होंगी, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, आई, और इसको इसके डिस्टेंस को हम कहेंगे क्यू। ये जो डिस्टेंस है इमेज का उसे कहेंगे इमेज डिस्टेंस और इसको आई इमेज कहेंगे। अब डिफरेंशिएट में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ सकता है कि इमेज क्यू क्या है, पी क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये अलग से पूछा जा सकता है। इसके अलावा रियल एंड वर्चुअल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है। रियल इमेज फॉर्म तब फॉर्म होती है जब तमाम लाइट रेज जो होती हैं वो पास थ्रू होती हैं और डाइवर्ज हो जाती हैं किसी एक पॉइंट से, यानी किसी एक पॉइंट पे वो जुड़े बेसिकली स्पेसिफिकली खुद। जबकि वर्चुअल इमेज होती है जब हम मोस्ट ऑफ द लाइट रेज क्या होती है, पास होती नहीं है उस पॉइंट से, बस ऐसा लग रहा होता है कि अपेयर हुई है, जैसे हमें इस कंडीशन में डॉटेड लाइन के थ्रू हमने एक्सटेंड करके हमें अपेयर ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज जो है वो मिरर के बैक साइड से आ रही हैं। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कशन वाली ये हैं इस वाले टॉपिक में कि आप जो फ्लैट मिरर की एक ये क्वालिटी है कि जितनी दूर इसका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इमेज बनेगी। फॉर एग्जांपल आप शीशे में दूर खड़े होकर देखेंगे, आपको खुद पता लगेगा कि आपका इमेज भी जो है वो दूर बन रही है। आप पास खड़े हुए होंगे मिरर के तो आपकी इमेज भी है पास बन रही होगी, ये थोड़े से इसके है। और इसके अलावा हाइट जो है, जितनी आपकी ओरिजिनल हाइट है उतनी ही आपकी क्या नजर आ रही होगी, हाइट उसमें मिरर में नजर आ रही होगी, मीन्स आपका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन बनाएगा। एक चीज इसमें देखने वाली है वो इसमें कहते हैं कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, लेटरल मैग्निफिकेशन कितनी है। बेसिकली इसकी लेटरल मैग्निफिकेशन होती है +1 फ्लैट मिरर के केस में, क्योंकि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच और हाइट ऑफ इमेज एच प्राइम दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं इस केस में। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज बेटा यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि लेफ्ट राइट रिवर्सल हुआ है, यानी आप अपना सीधा हाथ खड़ा करें तो इमेज का क्या शो होता है, शीशे में ऐसा लगता है कि आपने उल्टा हाथ खड़ा किया है। आप अपना दायां हाथ खड़ा करें तो आपका बायां हाथ शो होता है, आप अपना लेफ्ट एयर पकड़ें तो ऐसा लगता है आपने राइट एयर पकड़ा हुआ है। मतलब हर चीज रिवर्सल शो हो रही है। बेसिकली ये लेफ्ट राइट रिवर्सल नहीं है, फ्रंट बैक रिवर्सल है बेसिकली। या जैसे इसे हम अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपना हेड हिलाएंगे तो आपके पाँव तो नहीं हिलेंगे, हेड अपना सर हिलाएंगे तो सर ही हिलेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए हम इसे अप फ्रंट बैक रिवर्सल कहते हैं। इसे अपेरेंट ऐसे लग रहा होता है कि लेफ्ट राइट रिवर्सल है। बेसिकली ये चीज समझने वाली है और ये चीज अंडरस्टूड है कि लाइट रेज जिस पॉइंट से एमिट हो रही है उसी पॉइंट से वापस आती हुई डिफ्लेक्शन होती हुई शो हो रही है, तो हमारा थोड़ा सा अप डाउन रिवर्सल, फ्रंट बैक रिवर्सल जो है वो शो हो रहा होता है। ये बस छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर। ये इस टॉपिक हमारा इतना डिटेल में पढ़ने वाला नहीं है। बेसिकली आपको इसकी रे डायग्राम ये वाली, आपको जब कहें रे डायग्राम बनानी है तो आपने रे डायग्राम ये बनानी है। ये फ्लैट मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है एच, और यहाँ पे इमेज बनी है जिसकी हाइट कितनी है एच प्राइम, दोनों बराबर है। दो रेस सिर्फ एमिट क्यों निकाली है, एक रेस पैरेलल टू द वो मिरर निकाली है परपेंडिकुलर टू द मिरर जो कि परपेंडिकुलर ही जा रही है। दूसरी रे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर रही है, जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली इसका भी यही है, 90 डिग्री पे जा रही है तो ये 90 डिग्री पे ही वापस आ रही है। ठीक है, और ऐसे अपेरेंट फील हो रहा है अपेरेंटली कि ये पीछे से इमेज की बैक तक अगर हम एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये मिरर के बैक तक एक्सटेंड करें तो ये इमेज बन रही है। इसकी हाइट एच है, इसकी हाइट एच प्राइम है, ये डिस्टेंस पी है और ये डिस्टेंस क्यू है। ये इस पॉइंट को दरमियाने वाले पॉइंट को आर नाम दे दिया, इसको क्यू। बेसिकली ये पी क्यू आर वो बनाना चाह रहे हैं, ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं, और दूसरे लिहाज से पी डैश क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं जिसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट हाइट है, ये इमेज हाइट है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक शॉर्ट सा ही है, शॉर्ट में ही है और इसको बस अच्छे से करना है। अच्छा इसके बाद वो कह रहे हैं कि क्विक क्विज है कि आप बताएं कि आप अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर के फासले पे खड़े हुए हैं एक मिरर से, अपने शीशे से। मिरर के ऊपर जो है एक छोटा सा ना पानी का कतरा है। आप बताएं कि क्या एक ही वक्त में आप पानी के कतरे को या अपनी इमेज को दोनों को फोकस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है।
एट अ टाइम एक ही चीज की फोकस हो सकती है। जब आपके फॉर एग्जांपल रेनी डेज में आप बाहर अच्छे से क्यों नहीं देख रहे होते, या इमेज पे बार बार आपको विंडशील्ड वगैरह साफ करने की क्यों जरूरत पड़ी होती है कि इमेज जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो ब्लरी इमेज बना रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्शन की रेस को रिफ्लेक्ट इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ड्राई साफ मिरर में आपको अच्छी फोकस में इमेज अपनी नजर आएगी। अगर उसके ऊपर वाटर ड्रॉप्स हैं तो उन बेसिकली उन वाटर ड्रॉप्स वाले पॉइंट से आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छी नहीं नजर आ रही होगी, रेस अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जो फोकस नहीं हो पाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो दोनों कॉन्सेप्चुअल हैं। कॉन्सेप्चुअल ऐसे हैं कि उन्होंने कहा हुआ है कि दो फ्लैट मिरर जैसे प्लेस किए जाएं, तो आप बताएं कि किन कहते हैं किन पॉइंट्स पे इमेज बनेंगी और कितनी बनेंगी। तो उन्होंने बना के दिखाया हुआ है। इसकी बेसिकली बेटा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने कि कैसे एक ऑब्जेक्ट ओ है, इसकी इस मिरर पे यहाँ पे उन्होंने हर जगह पे ना ऑलमोस्ट क्या डाली हुई है, इमेजेस फॉल करा के देखी हुई हैं, और टोटल 3 इमेजेस आपको मल्टीपल इमेजेस यानी 3 इमेजेस शो हो रही हैं जो आपकी आईज में इस मिरर में भी, इस मिरर में भी, और यहाँ इस मिरर में ऑलमोस्ट 2 शो हो रही हैं। तो इस तरह की डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों ने बस करनी है कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब न्यूमेरिकल के तौर पे पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्शन में, तो आपको ये बनाना आए या इवन के आपको आंसर जरूर करना आए। ठीक है। इसी तरह दूसरी इमेज ये क्या है कि आपका रेयर टिल्टिंग रेयर व्यू मिरर। आपका जो रेयर व्यू मिरर है ना, जिससे आप पीछे देखते हैं, आपका वो विंडशील्ड या सामने बना होता है जिसको आप एडजस्ट करते हैं, कहते हैं डे सेटिंग उसकी क्या होगी और नाइट सेटिंग बेसिकली क्या होगी, वो उन्होंने करके दिखाई हुई है कि डे सेटिंग में क्या करेंगे आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो नीचे वाली तरफ उसको करेंगे कि जो आपके पास कम रेज ऊपर तक पहुंचे और ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट हो जाए, इंसिडेंट लाइट जो है वो नीचे से आ रही है और ऊपर जा रही है, कुछ इस टाइप की। बस आप लोगों ने इसको स्टडी कर लेना है कि इमेजेस किस तरह की बन रही हैं। इतना बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डे सेटिंग क्या होती है आपके कार के जो रेयर व्यू मिरर है, और नाइट सेटिंग क्या होती है। डे में उसकी ज़रा थोड़ी सी डाउन टिल्ट होगी और नाइट में उसकी अप टिल्ट होगी। ओके, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है इसमें। सेकंड टॉपिक बेसिकली जो हमारा ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। फ्लैट मिरर शॉर्ट के लिए, जबकि स्फेरिकल मिरर्स लॉन्ग में भी आ सकते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। अच्छा, बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है, हम कहते हैं एक पूरा का पूरा सफेयर हो। फॉर एग्जांपल एक पूरा का पूरा सफेयर हो, उसका एक छोटा सा पार्ट हम कट कर लें तो वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब सफेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि अगर हम लोग इनर साइड को, ये इस मिरर के इनर साइड को ऊपर को पॉलिश वगैरह करके इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लें तो हम कहेंगे ये कनकेव है। अगर हम इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश करके या इसमें सिल्वर पेस्ट करके इसको रिफ्लेक्टिंग बना लें तो हम क्या कहेंगे कि ये आउटर की, तो ये कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ओके, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में जस्ट इस पोजीशन का फर्क है, दोनों पार्ट ऑफ अ स्फीयर होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखें कनकेव मिरर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे, उसमें यही बताया हुआ है कि अगर उसकी इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी किसी भी स्फेरिकल मिरर की तो वो कनकेव मिरर कहलाएगा। उसमें उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जो हम इस डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में क्या बताया हुआ है कि ये कनकेव मिरर है, असल में ये किसी एक पूरे सफेयर का पार्ट है। ठीक है, ऐसा एक सफेयर है, सफेयर का कोई ना कोई सेंटर है जिससे रेडियस, उसका रेडियस, सफेयर का रेडियस आर है। जो सेंटर पॉइंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर जिस सफेयर के का पार्ट है उसके सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर का जो मिडल वाला पार्ट है, बिल्कुल दरमियाना पॉइंट है, उसे कभी ओ नाम दिया जाता है, यहाँ आपकी बुक में इसे ओ वी नाम दिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट को ओ से डिस्क्राइब करेंगे इसलिए इसको वी नाम दे दिया गया। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिडल ऑफ द मिरर ये वी वाले पॉइंट को ज्वाइन करेगी और एक्सटेंड करते जाएंगे बेशक चाहे जितना, ये सारी लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है बेटा। ये वाली थोड़ी सी चीजें इस वाले पैराग्राफ में डिस्क्राइब की गई हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे वो बनेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट बताया गया इस सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हम ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे इससे
हासिल कर सकते हैं। हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट ओ पे, जरूरी नहीं ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट ओ पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो उससे हम बेसिकली दो रेज जो कि सबसे कम एंगल पे होंगी वो डाइवर्ज करवा के उससे डायग्राम बनाएंगे। ओ से डाइवर्ज होने वाली दो रेज, एक ही हमने अप साइड पे निकाली है, एक ही हमने सेकेंड रे, रे वन है और रे टू है। हम कहते हैं रिफ्लेक्शन के बाद दोनों जो है वो एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो कि पॉइंट और मैच हो रही हैं, उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, आई। इमेज ओ, ऑब्जेक्ट जो है वो ओ पॉइंट पे पड़ा है, जबकि इमेज किस पॉइंट पे बनी है, आई पॉइंट पे बनी है, और रेस की एक्चुअल रेस जो है वो एक्चुअली इस पॉइंट से पास आउट हुई हैं, सारी वे रेज इस पे फोकस हुई हैं, तो ये कौन सी इमेज कहलाएगी, रियल इमेज कहलाएगी, जो कि डॉटेड लाइन की वजह से नहीं बल्कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट के जो एक्चुअली रेस के पास आउट होने से या कन्वर्ज होने से बनी है, ये वाली इमेज क्या कहलाएगी, रियल इमेज। बेटा इस वाले पैराग्राफ में यही वाली सारी चीजें बयान की हुई हैं कि जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है वो रियल है। कहते हैं अगर हम लोग इससे ज्यादा रेज, अगर ओ के हम लोग दो से ज्यादा रेज और भी निकालते और हम लोग कॉर्नर्स के थ्रू भी देखने की ट्राई करते, तो हम क्या कहेंगे कि ज्यादातर रेज ऐसी होंगी जो कि उस ओ फोकल पॉइंट से, इस पॉइंट से जो जिससे मैच होना चाहिए था नहीं मैच हो रही है, एक यहाँ से चली गई और दूसरी यहाँ चली गई, एक और पॉइंट पे भी एक ब्लर्ड सी इमेज बना दी है। अगर इस तरह वाला, इस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबेरेशन, जो हम आगे हमारा एक कंप्लीट बड़ा टॉपिक है। एबेरेशन का मतलब है कि ब्लर्ड इमेज इसका बना के और फॉल्ट होना मिरर में, कि थोड़ी सी, जाहिर है कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर चीज में थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है, तो इसे स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं। इसलिए ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के करीब हो और ज्यादा से ज्यादा रेज वो वाली फोकस की जाए, उस करवाई जाए जो कि क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है स्मॉल एंगल पे थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू स्मॉल एंगल बना रही हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम लोग इस डायग्राम को पे आ जाए, अब हम बेसिकली आप लोगों ने जो याद करनी है वो, जो बेसिकली आप लोगों ने करनी है डायग्राम, वो एक ये वाली डायग्राम करनी है। ये वाली डायग्राम क्या करनी है, सिंपल इमेज बनाने के लिए, जिसमें आप दिखाएंगे ऑब्जेक्ट ओ पे रखा जाए तो आई पे इमेज बनेगी और वो रियल इमेज होगी और इस तरह बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज आपको इमेज की मैग्निफिकेशन या फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए जो बेसिकली चाहिए होगा ना, आपको कहा जाए कि ड्राइव करें फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, तो आपने क्या करना है, ये वाली डायग्राम बनानी है और इसके अकॉर्डिंग आपने डिटेल लिखना स्टार्ट करनी है। आपने क्या कहना है, ये देखें, ये हमने एक कनकेव मिरर ले लिया। बेसिकली कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही आगे लाइट डार्क ब्लू वाली हमें चाहिए, जो ये लाइट ब्लू वाला से पोर्शन है ना, ये बेसिकली ग्लास है जो स्पोर्टिंग सब्जेक्ट के लिए, मतलब स्पोर्ट करने के लिए एक शो किया हुआ है। इसको शो करने की एज सच इतनी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने इस चीज को डार्क बनाने का मकसद क्या है, पता चले कि इंटरनल सरफेस, जो इनर सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो ये जाहिर है कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने ओ पर रख दिया और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, एच। ऑब्जेक्ट से हमने दो रेज पास आउट कराई है, एक है ब्लू रे और दूसरी है रेड रे। ठीक है, जो ब्लू रे है उसने क्या किया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरह जो हम हमारी है ये वाली रे, वो क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो जिस लाइन पे गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ये इसका थोड़ा सा रे मतलब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी रेस कैसे वो काम करती हैं या क्या चीजें इसमें डिस्कस करें। बहरहाल आपने ये चीजें देखनी है, दो रे आपने बनानी है। एक बनाई है रेड, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की है और डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये देखिए जाने का सिंबल दिखाया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। जबकि ब्लू रे क्या हुए, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये जो एंगल है अल्फा है सी पे बनाया हुआ है, तो ये दूसरी तरफ भी एंगल क्या है, अल्फा ही है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है और ये दो रेज, ये ब्लू वाली रिफ्लेक्ट होने के बाद और ये रेड वाली रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस पॉइंट पे जुड़ी हैं, तो ये हमारे पास इमेज बनी है एच प्राइम। ही में ऑब्जेक्ट की हाइट है एच, जबकि इमेज की हाइट है एच प्राइम। ठीक है, इधर आई लिखा हुआ है, इधर ओ लिखा हुआ है, और ये लाइन जिसके ऊपर हमने अपनी इमेज ऑब्जेक्ट भी प्लेस किया हुआ है और इमेज भी इसी के ऊपर बनी है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
अब नेक्स्ट चीज कि हमारा मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या है, पी। और इमेज से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है वो क्यू है। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक का डिस्टेंस डिस्टेंस है आर, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या है, उस सफेयर का पार्ट है, सफेयर का बिल्कुल सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस जितना है मिरर मिरर के जो सफेयर है उसका टोटल रेडियस है, आर की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बेसिकली क्या है किया है कि हम लोग निकालना चाह रहे हैं मैग्निफिकेशन और फॉर्मूलाज ड्राइव करना चाह रहे हैं इस वाले डायग्राम के थ्रू। इसमें अब देखिए हमारे पास तीन तरह के एरियाज आए हैं। एक यहाँ पे हमारे पास आया है रेड ट्राइंगल, एक हमारे पास आया है येलो ट्राइंगल जिसे उन्होंने ब्लू ट्राइंगल भी कहा हुआ है, एक ये छोटी सी ट्राइंगल आई हुई है जिन्हें जिन्होंने जो हमें ब्लू, मुझे तो ब्लू नजर आ रही है बट बुक में उन्होंने इसे ग्रीन ट्रायंगल के नाम से कहा हुआ है। तो हम बेसिकली यही डिस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले जो लार्ज ट्रायंगल है रेड ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेन थीटा की वैल्यू लेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड ओवर बेस, एल्टीट्यूड है एच और बेस की जो टोटल वैल्यू है ये देखें यहाँ पे है पी। जबकि इस ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड की वैल्यू है एच प्राइम और बेस की वैल्यू क्या है क्यू। लेकिन वैल्यू किस में ली है हमने, माइनस में। हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू ऊपर अप साइड आ रही थी तो हमने एच पॉजिटिव में ले लिया, लेकिन एच प्राइम की वैल्यू ऑपोजिट में आ रही है डाउनवर्ड साइड में, इसलिए माइनस एच प्राइम ले लिया ओवर क्यू। अब हम इन दोनों के अकॉर्डिंग, अब यहाँ से हम अगर एच निकाल लें और यहाँ से एच प्राइम निकाल लें तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा इंटू पी। यहाँ से एच प्राइम की वैल्यू आ जाएगी टेन माइनस टेन थीटा इंटू क्यू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम पीछे से पढ़ चुके थे कि क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच प्राइम ओवर एच को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा वाली वैल्यू दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गई, बचा क्या, माइनस क्यू ओवर पी। ठीक है, माइनस क्यू ओवर पी की वैल्यू बच गई। तो हमने उसे क्या किया है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरी इमेज जो उन्होंने कहा है ग्रीन राइट ट्रायंगल को, ये जो बीच वाली छोटी सी ग्रीन राइट ट्रायंगल है इसको कंसिडर करेंगे। तो हमें और स्मॉलर रेड ट्रायंगल्स और ये जो छोटी रेड ट्रायंगल है, पहले हमने एंगल थीटा के हिसाब से कैलकुलेशन की, अब हम एंगल अल्फा के हिसाब से कैलकुलेशन करने लगे हैं। तो हम कहेंगे जो टेन अल्फा है वो हमारे पास जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसमें क्या आ गया, एल्टीट्यूड एच प्राइम है। जबकि नीचे वाली वैल्यू ये छोटी है उसमें से आर माइनस क्यू करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, माइनस एच प्राइम आर माइनस क्यू। जबकि इस बड़े वाले के लिए हम क्या करेंगे, पी में से अगर क्यू आर माइनस कर दें तो ये देखें एच डिवाइडेड बाय पी माइनस आर, टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। उसी तरह दोबारा हमने एच प्राइम ओवर एच की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, आर माइनस क्यू ओवर आर, आर माइनस पी माइनस आर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को 36.2 और 36.3 को कंपेयर कर लेंगे। इसमें वैल्यू क्या है, इसमें भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आर माइनस क्यू वैल्यूज ये आ गई। इसको जब हम लोग अलजेब्राइक रिलेशंस के थ्रू रिड्यूस करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू इज इक्वल टू टू ओवर आर। करना इसे कैसे रिड्यूस है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके बेटा, तो इसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पहली मिरर इक्वेशन। इसे हम मजीद मॉडिफाई अभी करेंगे। इसे हमने मिरर इक्वेशन कर दिया, अब हम एक और चीज कंसिडर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। कहते हैं अगर हम कंसिडर करते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पी, वो बहुत ही ज्यादा है और ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पॉइंट पे मौजूद है, यानी हम पी की वैल्यू क्या कंसिडर कर सकते हैं कि वो बिल्कुल हो गई इन्फिनिटी। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वन ओवर पी यानी वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो वैल्यू आ गई। तो वन ओवर क्यू इज इक्वल टू आ गई टू ओवर आर, यानी क्यू की वैल्यू आ गई आर ओवर टू, आर ओवर टू वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि इस कंडीशन से हमें जो एक पॉइंट मिला है जहां पे तमाम रेस कन्वर्ज हुई, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इमेज पॉइंट भी यही वाला है, यानी ये क्यू पॉइंट भी है, इसका डिस्टेंस क्यू भी है, इसे इमेज पॉइंट भी कहेंगे। लेकिन इस कंडीशन में जब पी की वैल्यू इन्फिनाइट कर दी है तो हम इसे कहेंगे फोकस पॉइंट कहलाएंगे या फोकल पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, फोकस कहेंगे या फोकल पॉइंट कहलाएंगे, कहेंगे एफ जिसकी फोकल लेंथ होगी स्मॉल एफ, वो किसके बराबर हो गई, क्यू के बराबर ही होगी। जितना हमारा क्यू की वैल्यू आई है वो क्या हो गई, आर ओवर टू हो गई।
इस इक्वेशन से ही हमने क्यू निकाली थी और उसी पॉइंट को हमने नया नाम दिया है, जिसे हम लोग कहेंगे फोकल पॉइंट, या उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी r/2, जो कि क्यू की वैल्यू आई थी। ठीक है बेटा। अब बेसिकली उसके बाद हमारी ये है कि हम इसी इक्वेशन में अगर हम लोग r/2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये इक्वल आ जाएगी 1/f, और ये बेसिकली हमारे पास मिरर इक्वेशन आ गई। मिरर इक्वेशन क्या, लेंस इक्वेशन भी सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, देख लेंगे वो हम के क्या चीज आ रही है, वो भी पॉइंट्स में सिर्फ उनके पी की वैल्यू पॉजिटिव कब होनी है, नेगेटिव कब होनी है, साइन कन्वेक्शन के लिहाज से। अदरवाइज यही इक्वेशन तमाम तरह के मिरर्स और लेंसेज वगैरह के लिए एप्लीकेबल है। क्या है, 1/p + 1/q इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ निकालने के लिए, पी निकालने के लिए, क्यू निकालने के लिए, तमाम चीजें निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज होगा। ठीक है बेटा। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कन्वेक्स मिरर क्या होता है। वही मिरर सेम हमने जो स्पेरिकल मिरर का पार्ट लिया, लेकिन क्या किया, उसकी आउटर साइड को जब हमने रिफ्लेक्टिंग बनाया और उसके थ्रू रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो हम इसे क्या कहना शुरू हो जाएंगे, अब ये कौन सा मिरर है, कनकेव कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर से इमेज लेने के लिए ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ, इसका वही चीजें हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट वही है, इसका फोकस पॉइंट वही है जो अभी हम पीछे वाले पॉइंट पे निकाल के आए हैं, बस डिस्टेंस इसमें ये डिफरेंस क्या है, अब ऑब्जेक्ट हमने इस साइड पे रखा है और इसकी इमेज जो है वो दूसरी साइड पे बनेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इसके थ्रू, उसके जो बन रही थी, वो एक फोकस पॉइंट पे सारी रेस इकट्ठी हो रही थी, एक रियल इमेज बना रही थी, इसे उसे इसलिए उसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन इसके केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पे रखा जाए तो ऑब्जेक्ट से दो रेज, वही ब्लू वाली ड्रा करेंगे जो होगी हमारे पास ये वाली रे, एक दो रेज हमने ड्रॉ की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हुई, वो वैसे की वैसे पास हो गई। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, वो ऐसा फील हुआ जैसे फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। आगे ये आगे हम लोग इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, एक्सटेंड करके एक इमेज बनानी पड़ी आई वाले पॉइंट पर, जो कि क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज कहलाएगी, अगर जो क्या बनेगी, मिरर के बैक साइड पे बनेगी। ठीक है, और ये साइन कन्वेक्शन है कुछ चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए। अगर फ्रंट ऑफ मिरर पे हो तो पॉजिटिव लेंगे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के बैक पे रख दिया जाए और तो उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये हमारे पास टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में आएगा। यहाँ सिंपल मिरर और सिंपल लेंसेज के केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं आता। इमेज फॉर्मेशन में अगर तो फ्रंट ऑफ मिरर पे बन जाए तो रियल इमेज बनती है, अगर इमेज बैक ऑफ मिरर पे बने तो वर्चुअल इमेज। और बेसिकली आपको वैसे बताया हुआ है कि एक्चुअली रेज पास हो जाए तो हम, और फोकस मिल जाए कहीं तो रियल इमेज बनेगी। और अगर हम लोगों को खुद डॉटेड लाइन से मैच करना पड़े और अपेयर ऐसा हो रहा हो कि मिरर के दूसरी साइड पर इमेज बनी है, तो वो वर्चुअल इमेज होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर अप राइट होगी, सीधी होगी ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे की तरफ होगी इन्वर्टेड तो हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह फोकल लेंथ और रेडियस, अगर मिरर कनकेव के लिए हम उसे पॉजिटिव लेंगे और कन्वेक्स के लिए हम फोकल लेंथ और रेडियस को नेगेटिव लेंगे। मैग्निफिकेशन अगर अप राइट होगी, मतलब सीधी ऑब्जेक्ट ही बना है, ऑब्जेक्ट सीधा बना है, बड़ा बना है, तो हम कहेंगे ठीक है पॉजिटिव है। अगर इमेज उल्टा बना है तो हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है बेटा, ये कुछ चीजें थी। अब हम लोगों ने रे डायग्राम को समझना है। रे डायग्राम यहाँ उन्होंने देखे दिखाया हुआ है, कन्वेकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए थोड़ी सी चीजें उन्होंने बताई हुई है। बहरहाल हम रे डायग्राम क्या होती है कि पॉजिटिव पोजीशंस और साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर्स कैन बी कन्वेंशनली डिटरमाइंड विद रे डायग्राम। रे डायग्राम के थ्रू हम लोग बना सकते हैं इमेज की, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एक्चुअली आप बना सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल, जैसे अभी हमारी बना हुआ हमने देखी हैं। आमतौर पे तो हमें इमेज और मिरर से इमेजेस नजर आ जाती हैं। ठीक है, मिरर्स और डिफरेंट लेंसेज वगैरह से हमें इमेज नजर आ जाती है। लेकिन डे डायग्राम वो बेसिक टूल है जिसको हम लोग देख रहे थे कि हमने ये देखें, एक रे ये आ रही है, दूसरी रे ये आ रही है। तो इस तरह रे डायग्राम बनाने से एक्चुअल में क्या प्रोसेस हुआ, ये चीज स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाएगा, रे डायग्राम के थ्रू उसकी इमेज फॉर्मेशन देखना। अब यहाँ पे पहले हमें कनकेव मिरर के लिए बताया हुआ है, जो पीछे इमेजेस हमने बनाई हुई हैं 13A 13B और इसके अलावा अलग भी। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है, कनकेव मिरर के लिए आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये रे बेसिकली रे डायग्राम के पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा याद रखने हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकते हैं। कहते हैं रे डायग्राम जो रे वन है
जो कि टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बनाई जाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होगी फोकल पर्सन से, फोकल पॉइंट से। जो किसके हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो फोकस पे जाएगी। जो फोकस के ऊपर हो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम कनकेव मिरर की वैल्यू पे आ जाते हैं। हमने क्या चीज पढ़ा कि जो हमारे पास 36 पॉइंट ए बी वाली बातें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हम कौन सी वाले कहा था कि 13 ए 13 बी नीचे। 13 ए। अब ये देखें, ये हमारे पास कौन सा है, कनकेव लेंस है, इंटर साइड है ना। ये देखें, ये रे वन है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये सीधी वाली लाइन है ना जो सी और वी को मिला रही थी और एक्सटेंड करते जाते हैं, इसके पैरेलल जो रे वन होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी। अब जो दूसरी रे जो फोकस पॉइंट से गुजर रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है वो टकरा रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी, और ये तीनों रेज एक पॉइंट आई पर क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी और एक इमेज बनाएंगी जिसे हम तीनों एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हुई हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा और ये रियल इमेज बनेगी। ठीक है। अब दूसरी क्या है, कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए, उसमें क्या है, रे वन जो के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो अवे फ्रॉम फोकल पॉइंट रिफ्लेक्ट होगी। इसके अलावा जो दूसरा लाइन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट से टुवर्ड द फोकल पॉइंट जा रही होगी वो रिफ्लेक्ट बैक, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी वो बैक साइड पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसे देखें, ये वाली सी वाला पॉइंट जो है ना हमारा, ये हमारे पास है बेसिकली कन्वेक्स मिरर। पहली रे क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो अवे फ्रॉम फोकल पर्सन, यानी अपेयर होगी कि वो फोकस पॉइंट से आ रही थी। दूसरा हमारे पास कौन सी रे है जो कि हमारे पास जा रही होगी फोकस पॉइंट की तरफ जाना चाह रही थी, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तीसरी रे जो इधर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाह रही थी वो बिल्कुल उसी तरह रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी डॉटेड लाइन से आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप रे कहाँ पे रिफ्लेक्ट, पैरेलल आने वाली ऐसे लग रहा होगा कि फोकस पॉइंट से दूर जा रही है। जो आपके पास वो फोकस पॉइंट से पे ऐसे लग रहा होगा जाने वाली थी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जो जा रही थी वो सेम एज इट इज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये तीनों रूल क्या है, उसके हैं कन्वेक्स मिरर के हैं, और ये ऊपर वाले कहते हैं कॉनकेव मिरर के हैं। ठीक है बेटा। उन्होंने एक ऑब्जेक्ट दूर वाला बनाया हुआ है जो कि फोकस पॉइंट से दूर है, उसके अलावा दूसरा इसके करीब वाला बनाया हुआ है जिसके केस में क्या बनी है, इमेज जो है वो बड़ी बनी है और मैग्नीफाइड बनी है कनकेव मिरर के केस में। इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं कि अगर फोकस पॉइंट से मजीद नजदीक ओ पॉइंट पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो वही काम कि रे वन जो है वो हमारी कौन सी है, जो फोकस पॉइंट से गुजरेगी और पहुंचेगी किधर, पैरेलल नहीं, जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से गुजरेगी। जो हमारी क्या कह रहे हैं, फोकस से आती हुई फील हो रही है वो पैरेलल हो जाएगी। जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी वो वैसे की वैसे क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी वो वैसे की वैसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये इसको एक्सटेंड बैक करेंगे तो यहाँ पे एक इमेजनरी इमेज बनेगी। यानी अगर कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट बहुत करीब पड़ा हुआ है तो इमेज क्या बनेगी, बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्विक क्विज है। पहले हम दूसरा चले कर लेते हैं कि आप करना चाह रहे हैं कि एक वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके एक मिरर के थ्रू किसी एक पेपर पे सनलाइट रिफ्लेक्ट कराना चाह रहे हैं कि उस पे आग लग जाए। मतलब कनकेव मिरर के थ्रू ना आप लाइट को फोकस कराए ना तो इतनी ज्यादा लाइट फोकस हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकती है और पेपर में आग लगने वाला सीन भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे आपको मैं पहले ही आंसर दे चुकी हूँ, आपने कौन सा मिरर यूज करना है, कनकेव
कनकेव मिरर यूज करना है, क्योंकि वो कन्वर्जिंग इमेज है। सन से आने वाली तमाम रेस को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर जहाँ पेपर पड़ा हुआ है वहां पे फोकस करवा देगा और आग लग जाएगी। थर्ड क्या है, क्विक क्विज के आपने कंसिडर करना है ये वाला इमेज के ये कैसे बनी है। इमेज इमेज बनने का क्या है कि बहुत ज्यादा आप देखें ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही करीब मौजूद है, उसके बाद क्या हुआ है जो इमेज बनी है वो बहुत ही बड़ी बनी है। ठीक है, इसमें अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो मिरर कनकेव होगा इमेज वर्चुअल बनेगी, तो उस केस में इस तरह का फेनोमेनन पॉसिबल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हमने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है +10। +10 से ही आपको समझ आना चाहिए कि ये कनकेव है। कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगी -10। तो +10 से आपको पहले पता चल गया ये कनकेव है। अब लोकेट करनी है आपने इमेज। इमेज का डिस्टेंस आप लोगों ने बताना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। ये वाला फॉर्मूला आ गया। हमें पता है कि आपने 25 सेंटीमीटर 1/f = 1/q+1/p था। 1/p साइड पे आ गया तो माइनस हो गया। ठीक है, वैल्यू से सॉल्व किया तो आपके पास q की वैल्यू आ गई। ठीक है, लोकेट एंड डिस्क्राइब द इमेज। उसके बाद उन्होंने मैग्निफिकेशन भी फाइंड की हुई है। आई थिंक मैग्निफिकेशन ही उन्होंने लोकेट एंड डिस्क्राइब द इमेज। डिस्क्राइब असल में करना क्या है, लोकेट का मतलब है आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, डिस्क्राइब का मतलब है आपने उसे डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि हम इमेज हमारी क्या हो गई है, उल्टी बनी है। और दूसरी बात हमारे पास वैल्यू क्या शो कर रही है, +1 से कम है, यानी इमेज क्या है, छोटा बना है। अब वो कह रहे हैं, अब दोबारा वो कह रहे हैं कि अब जो पी की वैल्यू है चेंज करके +10 कर दिया है। 10 के बाद हमारे पास क्या बना है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनाइट पॉइंट पे बना है। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोबारा चेंज करके 5 कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे और हमारी वैल्यू क्या है, ये +2 में आई है, यानी इमेज 2 गुना बड़ी और ऊपर की डायरेक्शन में बनी है, अपराइट बनी है। प्लस का साइन एम में क्या शो कर रहा था कि ऊपर सीधी इमेज है। टू की वैल्यू क्या शो कर रही है कि अपने साइज से जितना ऑब्जेक्ट था उससे डबल साइज की इमेज हमारे पास बन गई है। ठीक है बेटा, इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 4 में अब हमारे पास कन्वेक्स मिरर, अगर कन्वेक्स कह देंगे तो भी ठीक है, वरना ये माइनस भी शो कर रहा है कि ये मिरर कौन सा है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, 0.60 मीटर उसकी फोकल लेंथ बताई गई है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इमेज जो है, इमेज का डिस्टेंस यानी क्यू बता दिया है। आपने क्या करनी है, पोजीशन एंड इमेज ऑफ ट्रक, ट्रक लोकेटेड 10, नहीं नहीं, ट्रक जो है वो बेसिकली शो एन इमेज ऑफ अ ट्रक। ट्रक जो है वो 10 मीटर दूर है, यानी पी की वैल्यू है, आपने इमेज का डिस्टेंस बताना है, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो वो वैल्यू सिंपल उसी फॉर्मूले से 1/q = 1/f+1 -1/p 1/p साइड से इधर आया तो माइनस हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर दें। मैग्निफिकेशन आप लोग q/p के वाले फॉर्मूले -q/p वाले फॉर्मूले के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। प्लस का मतलब है कि इमेज आपको वैसे भी यहाँ दिख रहा है, प्लस का मतलब है इमेज आपकी सीधी बनी है। लेकिन देखें 1 से वैल्यू कम होने का मतलब है एक्चुअल ट्रक बड़ा था लेकिन आपकी इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है। आपको रेयर, आपको जो साइड व्यू वाला मिरर है उस पर छोटी गाड़ियां वगैरह, छोटी व्हीकल्स छोटी नजर आती हैं। ठीक है बेटा, आज हमने यही 2 टॉपिक पढ़ने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ऑड नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।